खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालक तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। भविष्य में कई नई तकनीकों जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधारीय भूमिका निभाएंगे। पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए एक कला है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मत्स्यिकी में मत्स्यों, मछलियों, मृदुकवची, मोलास्का तथा क्रस्टेशियाई प्राण, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना, शिकार, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, प्राण, केकड़ा, कैब्र, मछलियां, पंछी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। एक गणना के अनुसार विश्व में 70% से अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति इकाई उत्पाद की दर बहुत ही कम है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करना होगा। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। फार्म प्रबंधन की पारंपरिक पद्धति की एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए, जिससे हमारे खाद्य उत्पादन को और अधिक आवश्यकता बढ़ाव मिल सके। आइए विभिन्न पशु फार्म प्रणाली में कुछ प्रबंधन प्रक्रियाएं जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है उन पर विचार विमर्श करें। डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए दूध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसे पशुओं की सूची तैयार कर सकते हैं जो डेयरी में रहते हैं? डेयरी फार्म के दुग्ध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद कौन कौन से होते हैं? डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों तथा तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनमें दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसकी उत्पादन बढ़ता है। दूध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्लें क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के तहत का चयन तथा उनकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल जिसमें उनके रहने का अच्छा घर तथा पर्याप्त जल तथा रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेष कर चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा पशु दुग्ध उत्पादन के भंडारण तथा परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य पशु तथा पशुओं पर कार्य करने वाला व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिकी हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति इस कार्य को देखता है उसके संपर्क में यह उत्पाद सीधे नहीं आते। इन्हें कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इससे समस्या को पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है। पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। संभवतः आपको अत्यंत ही रोचक लगेगा यदि आपको डेयरी उद्योग के विविध पहलुओं पर एक प्रश्नावली तैयार करने को कहा जाए। आप अपने पास में स्थित डेयरी फार्म जाकर उसका निरीक्षण करें और अपने द्वारा तैयार प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त करें। कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट पालतू कुक्कुटी का एक वर्ग है जिसका प्रयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिक रूप से इसमें कुक्कुट, बत्तख तथा कभी कभी टर्की और गीज भी शामिल किए गए हैं। बहुधा कुक्कुट
पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पंछियों के मांस के लिए ही किया जाता है, परंतु सामान्यतः अन्य पंछियों के मांस भी इसमें शामिल हैं। डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थिति, सही आहार तथा जल और सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक हैं। आपने टेलीविजन की खबरों तथा अखबार पर बर्ड फ्लू वायरस के बारे में तो अवश्य देखा, सुना और पढ़ा होगा। इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप अंडों तथा चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा। इसके बारे में और अधिक जानने के प्रयत्न करें और विचार विमर्श करके पुष्टि करें कि उत्पन्न डर का वातावरण कहाँ से कहाँ तक सही था। यदि कुछ कुक्कुट संक्रमित हो तब इस फ्लू को फैलने से किस प्रकार रोकेंगे। चित्र 9.1 उन्नत प्रजनित पशु तथा कुक्कुट चिकन की नस्ल जर्सी और लेंगहार्न का दृश्य दिखाया गया है। अ में ये में जर्सी है, दूसरे में लेंगहार। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादन की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। किसी किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन करते हैं। क्या लक्षणों का चयन पसंद के पशुओं से अलग है। हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं। पशुओं का वह मूल्य जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, रूपण आदि में समान हो एक नस्ल के कहलाते हैं। आप अपने क्षेत्र के फार्म के पशुओं को कुछ सामान्य नस्लों के नाम का पता लगाएं। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है, जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराए जाए तो बही प्रजनन कहलाता है। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्तियों के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना है। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है तथा जोड़ों में उनका संगम कराया जाता है। ऐसे संगम जो संताति उत्पन्न होती है उसे संताति का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धकरण पर अधिक दूध देती है। दूसरी ओर सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संताति उत्पन्न कर सकते हैं। मेंडल द्वारा विकसित समयुग्मिज शुद्ध वंशक्रम अध्याय 5 में वर्णित का पुनः स्मरण करें। ठीक इसी ही प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मटरों की भांति पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में किया गया है। अतः प्रजनन समयुग्मता को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उद्भाषित करता है। वह श्रेष्ठ किस्म के जीन के संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहां प्रत्येक पद पर चयन हो वहां अंतः प्रजात विशिष्ट का उत्पादकता बढ़ाती है। यद्यपि अंतः प्रजनन में यदि लगातार सतत बनी रहे, विशेषकर निकट अंतः प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहाँ तक कि उत्पादकता घट जाती है। इसे अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि के चयनित पशुओं का उसी नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं से संगम कराया जाए। इससे सामान्यतः जनन क्षमता तथा उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। बही प्रजनन बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन ही बही प्रजनन होता है। इसमें एक नस्ल की परंतु इनका पूर्वज समान नहीं होना चाहिए अथवा भिन्न भिन्न नस्लों पर प्रजनन अथवा भिन्न भिन्न प्रजातियों अंतः विशिष्ट संकरण की व्यष्टियां भाग लेती हैं। बही संकरण एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया बही संकरण कहलाती है, परंतु इसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों और की किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। इस संगम के परिणाम स्वरूप जो संताति उत्पन्न होती है वह बही संकरण कहलाती है। प्रजनन की यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा मांसदायी दर औसत से कम होती है। एकल बही संकरण से बहुधा अंतः प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है।
संकरण इस विधि में एकल नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। संकरण दो विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों के संयोजन में सहायक होता है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग अंतः प्रजनन के लिए किया प्रजनन किसी रूप एवं चयन के विकल्पीय रूप में विकसित हो सके, जिससे नई अस्थायी नस्लें जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार से श्रेष्ठ है। इसी विधि द्वारा पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। हिसर डौला भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एवीज भेड़ तथा मैरिनो रेम्स मेढा या मेष के बीच संगम कराने से हुआ है। अंतः विशिष्ट संकरण इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है। जैसे खच्चर चित्र 9.2 में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि खच्चर की उत्पत्ति किस संकरण का परिणाम है? कृत्रिम वीर्य सेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोग को संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतःक्षेप कर दिया जाता है। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इससे हिमकृत कर बाद में प्रयोग में लाना चाहिए। इसे हिमकृत रूप से वहां अभिगमनित भी किया जा सकता है जहां मादा रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्य सेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती हैं। क्या आप इस विचार विमर्श कर कुछ को सूचीबद्ध कर सकते हैं? यद्यपि कृत्रिम वीर्य सेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। संकरों के सफल उत्पाद में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल एविलिएशन, एम्ब्रो ट्रांसफॉर्मेशन, भ्रूण अंतरण तकनीकी गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। इस विधि में एक गाय में पुटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए जब FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है, सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। पशुओं को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड, बैल अथवा कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा संगमित कराया जाता है। 8 से 32 कोशिकाओं अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनिमुक्त मादा मां में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आनुवांशिक मादा मां उच्च अंडोत्सर्जक के दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस, कम वसा वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गौ पशु प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की छत्ते का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है और औषधियों की देशी प्रणाली आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती हैं, जिसका वर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग चाहे लघु अथवा बृहत पैमाने पर ही क्यों न हो, एक आयजनक व्यवसाय उद्योग बन चुका है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियों, फलों के बगीचों तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहां किया जा सकता है। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियां होती हैं जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें
एपिस इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है। मक्खी के छत को किसी के घर के आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन के अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों की प्राकृतिक तथा स्वभाव का ज्ञान, मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मधुमक्खियों के समूह दल को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना, विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, अंग, शहद तथा मोम का रख रखाव एवं तथा एकीकरण। मधुमक्खियां हमारी बहुत सी फसलों अध्याय 2 देखें, जैसे सूरजमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागण है। पुष्पीकरण के समय यदि इन छतों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इसमें पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इसी प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। मत्स्यी फिशर्स, मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने में होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, प्राण, केकड़ा, क्रैब, लॉबस्टर, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित है। कुछ मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः अलवण जल में पाई जाती हैं। कुछ समुद्री मछलियां जैसे हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल तथा पॉम्फ्रेट आदि भी खाई जाती हैं। पता लगाओ कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछलियां को सामान्यतः खाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों और किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती हैं। बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पाद को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम अलवण तथा लवण जलीय पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मत्स्य पालन तथा जल कृषि के माध्य पाए जाने वाले भेदों का पता लगाओ। इससे मत्स्यिकी उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश को तथा विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। अब हम नील क्रांति की बात करने लगे हैं। हरित क्रांति की भांति इस पर भी वही बातें लागू होती हैं। पादप प्रजनन, पारंपरिक खेती-बाड़ी से मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों तथा भूमि की क्षेत्रफल बढ़ाने से उत्पादन बढ़ जाता है, परंतु केवल एक बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में पादप प्रजनन के एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की है। भारत में कौन सी ऐसा व्यक्ति है जिसने हरित क्रांति शब्द न सुना हो, जो खाद्य उत्पादन की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं बल्कि इसके निर्यात के लिए भी उत्तरदायी है। हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्मों तैयार हो सके। यह किस्में खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी, अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी होती हैं। मानव सभ्यता के आरंभ में से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप से पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। पादप प्रजनन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्ष पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। आज भी ऐसी फसलें उपलब्ध हैं जो प्राचीन काल के घरों में प्रयोग होती आ रही हैं। आज जितनी भी मुख्य फसलें हैं वह सभी पुरानी किस्मों के व्युत्पन्न है। प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्धता, वंशक्रम का संकरण तथा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज तथा रोग के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। आनुवांशिक, आणविक जीव विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक अनुवांशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। यदि हमें ट्रेंटों अथवा लक्षणों की सूची तैयार करने
करनी पड़े, जिससे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बढ़े हुए फसली उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। पर्यावरणीय तनाव, लवणता, अत्यधिक ताप, सूखा के प्रति सहनशीलता, रोगजनकों, विषाणु, कवक तथा जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता तथा पीड़कों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में होंगे। पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व में सरकारी संस्थाओं तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद होते हैं: परिवर्तनशीलता का संग्रहण। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार है। बहुत सी फसलों में पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रिस्टे प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समिष्ट में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वापेक्षित होती है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण पादपों बीजों को उसकी जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा संग्रहण कहते हैं। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ अब निर्धारित किया जा सके। चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहां वांछनीय तथा संभव है वहां शुद्ध वंश क्रम उत्पन्न कर ली जाती है। चयनित जनकों के बीच प्रसंकरण वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों जनकों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। उदाहरणतः एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण है, दोनों के संयोजन की आवश्यकता है। यह प्रसंकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करें जिससे अनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधों में हो सके। वांछित पौधों के परागण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है तथा उसे मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है। संकरण के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 2 देखें। यह काफी कठिन तथा अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही। सामान्यतः कुछ सैकड़ों से हजारों क्रॉस में केवल एक ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है। श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हों। प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। अतः संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस चरण के परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। बहुधा एक से अधिक श्रेष्ठ संतति तो पादप उपलब्ध होते हैं। ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तब तक करते हैं जब तक कि समरूपता की अवस्था नहीं आ जाती। समयुग्मजता जिससे संतति में लक्षण भी संयोजित नहीं हो पाते। नए कषणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा पारीकरण। नव चयनित वंशक्रम को उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता वाली शासीय विशेषकों, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हों, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य समुचित शास्य प्रबंधन आदि उपलब्ध हो, वहां पैदा किया जाता है तथा उसमें उपर्युक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। अनुसंधानिक खेतों में मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण देश भर में किसानों के खेतों में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। इन स्थानों में सभी शास्य खंडों का निरूपण होना चाहिए जहां सामान्यतः खेती होती है। उपरोक्त विधि से उत्पन्न शास्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शास्य कंसरणों, चेक या संदर्भ कंसरणों से करने के बाद मूल्यांकित करना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 33% आय तथा समिष्ट की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पादन करना था।
आज जैसे कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है, अतः भारत को इसी उपलब्ध भूमि से प्रति यूनिट उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यही प्रअवस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। चित्र 9.3 में उच्च उत्पादन वाली किस्मों की भारतीय संकर फसलों को दर्शाया गया है। गेहूं तथा धान 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन तथा टन तक पहुंच गया। इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्ध वामन किस्मों का विकसित होना, मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेंज ऑफ में मक्का, सोनालिका, बोवाले में दिखाई गई हैं। दोवाले में आईपी कुछ भारतीय संकर फसलें, ओवाले में मक्का, बोवाले में गेहूं और सोवाले में उद्यानी मटर का दृश्य दिखाई गई है। नोबेल पुरस्कृत नॉर्मैन ई बारलोंग ने गेहूं की अर्ध वामन किस्म का विकास किया। यह उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधक किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। अर्ध वामन धान की किस्मों को IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में पैदा तथा थाईचुंग नेटिव फर्स्ट ताइवान से व्युत्पन्न किया गया। 1966 में इस व्युत्पन्न को प्रयोग में लाया गया। बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाले अर्ध वामन किस्में जया तथा रत्ना को भारत में विकसित किया गया। गन्ना सैकरम बारबरी को मूलतः उत्तरीय भारत में पैदा किया जाता है, परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम था। दक्षिण भारत में पैदा होने वाली उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकेरम ऑफिसिनेरम का तना मोटा था तथा जिसमें शर्करा अंश कहीं अधिक था, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन में वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके और साथ ही इसे उत्तर भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी पैदा किया जा सके। ज्वार भारत में संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। जल अभाव के प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। इनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ है। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, कवक, जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादक को प्रभावित करते हैं। अक्सर शास्य हानि महत्वपूर्ण होती हैं तथा यह हानि 20 से 30% अथवा कभी कभी तो इससे पूर्ण हानि होती है। इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतीहर जातियों कल्टीवास के प्रजनन तथा विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों का प्रयोग कम हो जाता है तथा उन पर आश्रित भी घट जाती है। पोषी पादपों की प्रतिरोधकता उसकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है तथा इसका निर्माण पोषी पादप के आनुवांशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। प्रजनन की क्रिया अपनाने से पूर्व रोगकारक जीव के बारे में जानकारी तथा उसके प्रयास की क्रिया विधि की जानकारी महत्वपूर्ण है। कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के उदाहरण गेहूं का भूरा किट्टा, गन्ने का राट रोग तथा आलू पुच्छती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। क्रूसीफर का ब्लैक राट तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग तंबाकू मेजोक, सलजम मेजोक आदि है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां, प्रजनन पारस्परिक प्रजनन तकनीकियों जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है अथवा उत्परिवर्तन म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि संकरण तथा चयन है। इसके पद अन्य शास्त्रीय लक्षणों जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि के आवश्यक रूप से समरूप है। विभिन्न पद क्रमानुसार इस प्रकार
इस प्रकार है। प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरण, संकरों का चयन तथा मूल्यांकन तथा नई किस्मों का परीक्षण तथा उन्हें उत्पन्न करना, संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ शाक्य कवकों, जीवाणु तथा विषाणुओं के प्रतिरोग प्रतिरोधक होती है। ये शाक्य किस्में सारणी 9.1 में दी गई हैं। सारणी 9.1 फसल शाक्य किस्म रोग के प्रति प्रतिरोधकता गेहूं, हिमगिरी, पण तथा धारी कीट, हिल, बंट, सरसों, पुण, पूसा, स्वर्णिम, करंग, राई, श्वेत कीट, फूल गोभी, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, केवन, कृष्ण विलग्न तथा कुंचित, अंगमारी, शीर्ण, कृष्ण विलग्न, लोबिया, पूसा कोमल, जीवाणुविक, अंगमारी, शीर्षण, मिर्च, पूसा सदाबहार, चीली, मोजक वायरस, तंबाकू मोजक वायरस तथा पण कुंचन। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों अथवा उनके जंगलीय प्रजातियों में उपस्थित रहती हैं, लेकिन इनकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध होती है। पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान प्राप्त हो जाती है। वांछनीय लक्षणों वाले पादपों को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। उत्परिवर्तन, सोमा, क्लोनल वेरिएंट तथा आनुवांशिक अभियांत्रिक में चुनाव की अन्य प्रजनन विधियां हैं जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है। उत्परिवर्तन जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं वही उत्परिवर्तन है। अध्याय 5 देखें। इसी के परिणाम स्वरूप नए लक्षण अथवा ट्रेट विशेषक विकसित होते हैं, वह जनकों में नहीं पाए जाते। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग अथवा विकिरण, गामा विकिरण के समान द्वारा प्रेरित किया जा सकता है तथा ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाते हैं। मूंगा बीन में जो पीत मोजक वायरस तथा चूर्ण आश्रितता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वह उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित थी। पादपों के विभिन्न कृषि प्रजातियों के संबंधित अधिकांश जंगली पादपों कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता है। भिंडी एबेल मास्कास एक्सक्यूलेटस में पित्त मोजक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगलीय प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एस्कुलेटस की एक नई किस्म पर भिन्न क्रांति उत्पन्न हुई। उपयुक्त सभी उदाहरणों में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल हैं। यह जीव उसी फसल की प्रजातियां अथवा संबंधित जंगली प्रजातियों के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। प्रतिरोधक जीनों का स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पादपों के मध्य लैंगिक संकरण करने के पश्चात चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। पीड़कों नासी कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन, शास्य पादप तथा शास्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनाश का एक अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पीड़कों का ग्रसन है। पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता अकार्यकीय जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। अधिकांशतः पादपों में रोमिली पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती हैं, जैसे कपास में जैसीड तथा गेहूं में धृणपण भृंग। गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम साफ्लाई उनके पास नहीं आती तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में वालवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड, लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का के तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों के वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य शाक्य संबंधी विशेषत्वों में पाए जाते हैं, जैसे उत्पाद गुणवत्ता आदि, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्मों तथा जनन द्रव्य
संग्रहण है। नाश कीटों के प्रति प्रतिरोधकता की विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुक्त किस्में सारणी 9.2 में प्रदर्शित की गई हैं। सारणी 9.2 ब्रेसिका रेपसीड्स, मस्टर्ड, पूसा गौरव, एफिड, ब्लैटन बीन, पूसा रोम 2, पूसा रोम 3, जैसिक एफिड तथा फल भेदक, ओकरा भिंडी, पूसा स्वामी, पूसा A4, सूट तथा फल भेदक उत्खनन। खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन विश्व में लगभग 840 मिलियन से अधिक लोगों को उनकी रोजाना की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता। इस संख्या से कहीं अधिक लोग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन अपर्याप्तता अथवा छिपी भूख के शिकार हैं, क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लैंग में युक्त फलियां, मछली तथा मीट आदि के पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है, उससे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। जैव पुष्टि कारण विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्य वर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है। उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया गया है। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, तेल अंश तथा गुणवत्ता, विटामिन अंश, सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगुनी मात्रा विकसित की गई है। गेहूं की किस्म जिसमें उचित प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतिशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरफ से प्रयोग किया गया है। लौह तत्व बाहुल्य धान की किस्म को संभावित करना अब संभव हो गया है। इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्वों की मात्रा 5 गुनी अधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी, पालक तथा बथुआ जिनमें आयरन तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, तथा ब्रांड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। एकल पोषकीय प्रोटीन धान्य, दलहनों, सब्जियों, फलों आदि के पारंपरिक कृषि उत्पादन में मनुष्य तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, आहार संबंधी उसकी मांग पूरी नहीं हो पाती है। अनाज से मांसाहार की ओर झुकाव से भी धान्य की मांग बढ़ गई है, क्योंकि पशुओं के फार्मिंग रख रखाव के दौरान 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए उसे 3 से 10 किलोग्राम धान्यों की आवश्यकता होती है। 25% से भी अधिक मानव की जनसंख्या भूख तथा कुपोषण का शिकार है। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से एक एकल कोशिका प्रोटीन STP है। सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं, अतः बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिससे अब विश्वास सा होने लगा है कि सूक्ष्म जीव भी आहार के रूप में स्वीकार्य हो जाएंगे। नील हरित शैवाल जैसे स्पाइरुलाइन को आलू संसाधन संयंत्र जिसमें स्टार्च है, घास फूस, शीरा, पशु खाद और यहाँ तक कि वहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। स्पाइरुलाइन में प्रोटीन, खनिजों, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। संयोग से इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करता है। जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोटोपस इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाली दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई, तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है? 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप
की से पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया। किसी कोशिका कर्तोतकी से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सशक्ता कहलाती है। उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इसे किसी प्रकार निष्पादित करेंगे, इसके बारे में आप जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात पर यह बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि प्रदान करें। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों में उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पाद के समान होते हैं, जहां से वह पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाते हैं। अधिकांशतः महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। किसी उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में आप अपने अध्यापक के साथ जाएं ताकि आप इस क्रिया का अवलोकन कर सकें तथा समझ सकें। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादप में पुनर्लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी विभाज्योतक शीर्ष तथा कक्षीय विषाणु से अप्रभावित रहता है, तब विभाज्योतक मेरिस्टेम को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभाज्योतक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादप से एकल कोशिका अलग की तथा उनकी कोशिका भित्ति को पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सके। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो किस्में विभिन्न किस्मों से अलग अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यही संकर कायकीय संकर जबकि यह प्रक्रम कायकीय संकरण कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षणों का अभाव था। सारांश: वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाते हुए पालतू पशुओं की देखभाल तथा उनकी प्रजनन संबंधी प्रक्रियाओं ही पशुपालन है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों के दृष्टिगत अच्छी पशुपालन पद्धति को अपनाने से पशुओं तथा पशु उत्पादक से खाद्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। इन पद्धतियों में क फार्म तथा फार्म पशु प्रबंधन तथा ख पशु प्रजनन शामिल है। शहद का उच्च पोषक मान तथा इसके औषधि महत्व को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन तथा मौन पालन पद्धति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मत्स्य की एक अन्य फलता फूलता उद्योग है जो मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय खाद्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहा है। पादप प्रजनन का प्रयोग ऐसी नई किस्मों के विकास में किया जा रहा है जो रोगजनक तथा नासी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। इससे खाद्य उत्पादन बढ़ा है। इस विधि का प्रयोग पादप खाद्यों के प्रोटीन अंशों तथा खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में किया जाता है। भारतवर्ष में 7 से पादपों की भिन्न भिन्न किस्में पैदा की गई हैं। अब इन सभी उपायों से खाद्य उत्पादन बढ़ा है। उत्तक संवर्धन तथा कायकीय संस्करण की तकनीकों एवं पादपों के संवर्धन से नई किस्में प्राप्त करने की विपुल संभावना है।